नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। ग्लासगो में चल रहे COP26 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत समेत विकासशील देशों की ओर से आवाज उठाते हुए कहा कि मैं आपके बीच आया हूं, तो भारत के ट्रैक रिकॉर्ड को भी लेकर आया हूं। मेरी बातें सिर्फ शब्द नहीं है, ये भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का जय घोष है। इस दौरान उन्होंने हिंदी में संबोधन करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पंचामृत का फॉर्मूला बताया, जिसके तहत क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूँ। पंचामृत की सौगात देना चाहता हूँ। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुँचाएगा। इससे पहले भी मोदी ने कहा था कि ये भारत की तरह ही अधिकांश विकासशील देशों के लिए क्लाइमेट चेंज कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर धर्म विशेष को टारगेट किए आरोप को खारिज करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने कभी किसी धर्म, जाति या मजहब को टारगेट नहीं किया। अपराधी जहां भी होंगे उन्हें पकड़ा जाएगा। योगी ने कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक पर तंज कसा। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान का खाकर जो दुश्मन देश की वाहवाही करेगा उसका हश्र ऐसा ही होगा कि वो कहीं का नहीं बचेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कानून हाथ में लेने की छूट किसी को नहीं है। हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान को सम्मान देना पड़ेगा। हिंदुस्तान के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा। दुश्मन देश के समर्थक बनोगे तो अराजकता फैलाने की छूट नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले अनिल देशमुख से प्रवर्तन निदेशालय ने 12 घंटे की पूछताछ की थी, जिसमें ईडी को पूर्व मंत्री की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व मंत्री को अब अदालत में पेश किया जाएगा। इससे पहले वो अपने वकील के मुंबई के बलाड एस्टेट इलाके में स्थित एजेंसी के कार्यालय में आए थे। अधिकारियों ने बताया था कि केंद्रीय जांच एजेंसी महाराष्ट्र पुलिस प्रतिष्ठान में 100 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत एवं वसूली मामले में की जा रही आपराधिक जांच के संबंध में धन शोधन रोकथाम कानून के तहत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 71 वर्षीय नेता के बयान दर्ज कर रही है। वसूली के आरोपों के कारण देशमुख को अप्रैल में इस्तीफा देना पड़ा था। मेक इन इंडिया के तहत भारतीय सेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसी के तहत प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। भारतीय सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद ने आज 7,965 करोड़ की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय सेना ने भारत में डिजाइन और निर्माण होने वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करना है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की ओर से जिन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है उसमें 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, शॉर्ट रेंज हन माउंट फायर कंट्रोल सिस्टम, डोनियर एयरक्राफ्ट का मिड लाइफ अपग्रेडेशन शामिल है। आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी YSR कांग्रेस और विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी के बीच का झगड़ा राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा। YSR कांग्रेस के नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति भवन जाकर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद से निवेदन किया है कि वो TDP की मान्यता रद्द कर दे। प्रतिनिधि मंडल के सदस्य और सांसद बी विजय साई ने कहा, हमारे सारे सांसदों ने आज राष्ट्रपति से मुलाकात की और उन्हें बताया कि कैसे TDP के नेताओं और कार्यकर्ताओं, खास तौर पर चंद्रबाबू नायडू, उनके बेटे लोकेश और प्रवक्ता पत्तापी द्वारा हमारे नेता जगन मोहन रेड्डी के लिए गंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। हमने राष्ट्रपति से निवेदन किया है कि वे TDP को अमान्य घोषित कर दे। हजारी परिवार ने अपना दबदबा बरकरार रख जीत अपने नाम दर्ज कर ली है। यहाँ जेडीयू उम्मीदवार अमन हजारी ने गणेश भारती को 12,698 वोटों से हराया। अमन हजारी दिवंगत नेता शशि भूषण हजारी के बेटे हैं। कुल 23 राउंड की गिनती हुई, जिसमें अमन हजारी को 59,882 मत मिले, जबकि गणेश भारती को 47,184 वोट मिले हैं। अमन हजारी के पिता शशि भूषण हजारी की दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद जेडीयू ने उन्हें पिता की जगह मैदान में उतारा था, तो वहीं आरजेडी ने गणेश भारती को मैदान में उतारा था। गणेश भारती मुसहर जाति से आते हैं। आरजेडी ने उन्हें मुसहर वोटरों को साधने के लिए मैदान में उतारा था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नए संसद भवन के निर्माण के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण अनुकूल मानकों के अनुपालन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। इसी के साथ संसद भवन में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं के निरीक्षण के दौरान निर्माण स्थल पर ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक उपकरण लगाने के भी निर्देश दिए। संसद भवन में चल रहे स्वच्छता अभियान के अंतर्गत संसद भवन में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का निरीक्षण करने के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस बात पर जोर दिया
कि लोकतंत्र के मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए इसे साफ सुथरा बनाए रखने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाएं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि संसद भवन परिसर हमेशा स्वच्छ रहे। उन्होंने कोविड के खतरे को कम करने के मानदंडों के पालन में कोई ढिलाई नहीं बरतने का भी निर्देश दिया। अमित शाह ने धनतेरस पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। दिवाली से पहले आने वाले त्योहार धनतेरस को आज पूरे जोर शोर से मनाया जा रहा है। दरअसल धनतेरस से दीपावली के महापर्व का आरंभ होता है और आज जो भी शुभ मुहूर्त निकलता है उसी में सारी खरीदारी की जाती है। वहीं इस मौके पर देश के कई नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने धनतेरस के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए सबके स्वास्थ्य एवं समृद्धि की कामना की है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा, समस्त देशवासियों को धनतेरस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी सभी के जीवन में सुख, समृद्धि व उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। दिवाली से पहले आए 13 राज्यों में हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजों में भाजपा को करारा झटका झेलना पड़ा है। एक तरफ हिमाचल में उसे एक लोकसभा और एक विधानसभा सीट खोनी पड़ी है, तो वहीं टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में क्लीन स्वीप करके करारा झटका दिया है। कुल 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में से भाजपा 22 पर मुकाबले में उतरी थी, लेकिन महज 8 सीटों पर ही जीत हासिल करती दिख रही है। एक तरफ भाजपा को हिमाचल में करारा झटका देते हुए कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर दिया है, वहीं राजस्थान में भी उसने भाजपा का गढ़ कहे जाने वाली धरियावाद सीट पर अपना परचम लहराया है। इसके अलावा वल्लभनगर सीट से भी जीत हासिल की है, जो कांग्रेस का हमेशा से गढ़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के जिन्ना और सरदार पटेल की तुलना वाले बयान पर संभल से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने उनका बचाव किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने कुछ भी गलत नहीं बोला है। दोनों हस्तियां थीं और दोनों देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। दोनों की पॉलिसी अलग थी। अपनी अपनी विचारधारा के जरिए उन लोगों ने आजादी की लड़ाई के लिए काम किया। इस बयान को बेवजह तूल दिया जा रहा है। चुनाव आने वाला है, इसलिए भाजपा इसे बेवजह तूल दे रही है। जनता सब जानती है, महंगाई से आम जन बेहाल है। इससे ध्यान भटकाने के लिए इसे मुद्दा बनाया जा रहा है।